किसी भी कंट्री का मैक्सिमम, देखिए पॉपुलेशन है हमारे पास, अब मैं प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। किसी भी कंट्री की मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी तभी आएगी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें वर्किंग एज या प्रोडक्टिव एज के होंगे। और उसके ऊपर जो हमारी गवर्नमेंट पिछले 4-5 साल में काम कर रही है, प्रोडक्टिविटी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एज का है, लेकिन उसके साथ प्रोडक्टिविटी आप और बढ़ा सकते हैं, जैसे कि वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और पैसा तब तक मत निकालो जब तक पैसे की ज़रूरत नहीं है, और फ्रिवलस रीजंस के लिए पैसा मत निकालो। ओके मतलब Yeah. भाई अगर एक किसी गोल है, ऑब्जेक्टिव है, किसी कारण से सेव कर रहे थे, अगर वो कारण अचीव हो जाता है आपका, तब आप पैसा निकालोगे तो समझ में आता है। लेकिन अभी लेटेस्ट फ़ोन खरीदना है बोल के पूरी की पूरी सेविंग डिसरप्ट कर दी। इसलिए मैंने बताया कि 32 लोग मिलकर पूरा का पूरा यूनिवर्स कवर करते हैं। सो ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसका यहाँ पे रिसर्च नहीं होता या कवरेज नहीं होता है। नाउ यू कम टू एक्चुअल स्टॉक पिकिंग, क्योंकि मैंने टाइम स्पेंड किया पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पे, क्योंकि लोगों को ये रियलाइज नहीं होता है कि बेस्ट परफॉर्मर लगातार चेंज क्यों होता है। एज ऑफ 30th अप्रैल ऑन अ 1 ईयर बेसिस प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडेक्स का रिटर्न 12% है, पीएसयू बैंक इंडेक्स का रिटर्न कुछ 80% के ऊपर है। अब ये 1 ईयर की बात नहीं, ऑन अ 5 ईयर बेसिस प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडेक्स का रिटर्न 8% है, पीएसयू बैंक्स के इंडेक्स का रिटर्न 21% कंपाउंडेड है। तो जब इस तरीके का बात फैली तो नेस्ले का दाम काफ़ी गिर गया, मेरे ख्याल में 25-30% डाउन हो गया। अब ऐसा जब माहौल होता है तो कोई भी डिसर्निंग इन्वेस्टर है वो ये सोचेगा कि नेस्ले कितनी पुरानी कंपनी है, इंडिया में कितने साल से काम कर रही है, राइट। ये एक इनको सेटबैक मिला है, तो ये लोग जो रेगुलेटर्स हैं उसको कितना जल्दी सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो स्टेप अप एसआईपी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट दी अल्टीमेटली आपके माइंड में वो एक डिसिप्लिन बनाता है। देखिए ऐसा, जैसा आपने बताया, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं नहीं अभी ये एसआईपी ठीक है, देखेंगे आगे जा कर के बढ़ाना होगा तो दूसरी एक एसआईपी कर देंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और आज हमारे एपिसोड में वी हैव समवन वेरी वेल नोन इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर आशीष सोमैया, हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट वाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड। मिस्टर आशीष सोमैया हैज ओवर 20 years experience in business strategy and management, process driven sales and distribution, product development and marketing of investment offerings. He has been engaged with India's private sector asset management industry for pretty much its entire growth trajectory post 1998. Before joining White Oak Capital Asset Management Limited, Ashish served for nearly 8 years as managing director and CEO of Motilal Oswal Asset Management Company, one of the highly regarded and differentiated boutique equity managers in India, backed by an excellent performance track record and well-documented investing philosophy. Starting with about 1,300 crore rupees, which is close to $150 million in 2013, Motilal Oswal AMC grew to close to 42,000 crore rupees, which is about $5.6 billion of equity assets across portfolio management services, alternate investment funds, offshore funds, and domestic mutual funds. Motilal Oswal was awarded Brand of the Year at the CNBC India Business Leadership Awards in 2018. Mr. Ashish Somaiya holds a Bachelor of Engineering Polymer Science from Pune University and a Master's in Management Studies in Finance from NMIMS Mumbai University. Hello everyone, welcome back to Mutual Funds Ki Baat. Thank you so much for joining us again this week. So on very special demand and popular demand, we have with us today Mr. Ashish P. Somaiya, who is the CEO of White Oak Capital Mutual Fund. Ashish, welcome back to MF की बात. I know हम आपके साथ एक एपिसोड पहले कर चुके हैं, but वो बहुत पहले था. So thank you so much for giving us time again this week. Thank you for inviting me. Thank you आशीष. तो आशीष, हमारे पास ना अभी बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे व्यूअर्स ने हमसे पूछे हैं, and we're going to discuss a lot of interesting topics today. Concepts, it could be things like different types of mutual funds. So I think we're going to have a great conversation today. So let me start off by asking you the first question, जो I think हम शायद अपने सारे स्पीकर से पूछते हैं, and we try to get a perspective from everyone. क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 6.9% इन दिस पर्टिकुलर ईयर, एंड आई थिंक हम वेरी कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशंस एजेंसी.
तो आप हमें ये बताइए कि जब ऐसा होता है जब हम मान लीजिए हम एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो ऐसे कौन से सेक्टर्स होते हैं या इंडस्ट्रीज होती हैं जो अच्छा करती हैं, या फिर हमारे केस में ऐसी कौन से सेक्टर्स होंगे जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल और अगले कुछ सालों की जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें अच्छा करेंगे? सो नम्रता जी, एक्चुअली जैसा आपने बताया कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ मैं, लेकिन हमेशा जब ग्रोथ की हम बात करते हैं तो इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं या कुछ ऐसे कंट्रीब्यूटर्स होते हैं ग्रोथ के, जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये सिक्लिकल है, अभी के लिए है, लंबा नहीं चलेगा। क्योंकि कभी कभी जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, फ़र्ज़ कीजिए कि पूरे विश्व की जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें एक तरीके से तेज़ी है। समझिए अमेरिका और चाइना जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं, तो समझिए कि वर्ल्ड की जितनी भी आर्थिक व्यवस्था है जिसका एनुअल आउटपुट है, वो सारे में आप अज्यूम करिए कि भाई लगभग 25 से 30% अमेरिका है, और आप अज्यूम करिए कि भाई 17 से 18% उसमें चाइना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी से बड़ी इकोनॉमीज़ है ना, वो अगर काफ़ी तेज़ी से अपना ग्रोथ बता रही है, तो उससे क्या होता है कि पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी भी तेज़ी से ग्रो करने लगती है। और फिर आप समझ सकते हैं कि हम लोग वर्ल्ड से कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, करेक्ट? तो जब वर्ल्ड की ग्रोथ तेज़ी से होती है और हम अगर कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं तो वो एक्सपोर्ट की भी डिमांड बढ़ जाती है। तो कभी कभी ऐसा सिक्लिकल फैक्टर्स होते हैं कि भाई बाहर इतना माहौल अच्छा है तो उसी में हम पार्टिसिपेट करके हम भी थोड़ा ग्रो कर रहे हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इसको मैंने सिक्लिकल इसलिए बोला क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, क्योंकि सब इकोनॉमीज़ के अलग अलग ड्राइवर्स हैं और सारे इकोनॉमीज़ को जोड़ के रखने के कुछ कॉमन ड्राइवर्स भी हैं। तो ये जब कॉमन चीज़ों की वजह से, बाहर की आर्थिक व्यवस्था की वजह से अपनी आर्थिक व्यवस्था चलती है, उसको मैं समझता हूँ कि सिक्लिकल है, टेम्पररी है, 2-3 साल चलेगा, आगे नहीं चलेगा। लेकिन अब खास बात इस पे आते हैं, जो आपने बोला कि इंडिया का ग्रोथ 6.9% है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोथ है। तो इसमें खास बात ये है कि भाई ये केवल सिक्लिकल नहीं है, इसको हम बोलेंगे ये स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चरल से क्या मतलब है कि भाई ये आने वाले 10, 15, 20 साल तक, जैसे गवर्नमेंट बताती है, प्रधानमंत्री बताते हैं कि भाई अमृत काल की बात हो रही है, करेक्ट? तो अब आप ये सोचिए कि ये सिक्लिकल नहीं है, स्ट्रक्चरल ग्रोथ है। स्ट्रक्चरल ग्रोथ किस लिए है? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि किसी भी देश का जो ग्रोथ है, आर्थिक व्यवस्था की जो एनुअल आउटपुट का जो ग्रोथ है, राइट, वो ग्रोथ जो है उसका मतलब, मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन वो जो ग्रोथ है वो हमेशा पॉपुलेशन और पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी, इसी का कुछ फैक्टर होगा। कॉमन सेंसिकल काफ़ी हिसाब है ये, कितने लोग हैं और कितना उत्पादन करते हैं साल का, करेक्ट? तो अभी पॉपुलेशन तो है हमारे पास, लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि भाई 15-20 साल पहले इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चे थे। अभी इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो वर्किंग एज में हैं। और आप समझ सकते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में जो बच्चे होते हैं वो कुछ ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं, उनका जो भी कंजम्पशन है वो पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। जो बुज़ुर्ग हैं, काफ़ी हद तक बुज़ुर्ग जो रिटायर हो जाते हैं, उनका भी कंजम्पशन वो लोग डिसाइड नहीं करते, उनके बच्चे डिसाइड करते हैं, और उनका इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूशन भी कम होने लगता है या नहीं के बराबर हो जाता है जब वो रिटायर हो जाते हैं। सो किसी भी कंट्री का मैक्सिमम, देखिए पॉपुलेशन है हमारे पास, अब मैं प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, किसी भी कंट्री की मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी तभी आएगी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें वर्किंग एज या प्रोडक्टिव एज के होंगे। और उसके ऊपर जो हमारी गवर्नमेंट पिछले 4-5 साल में काम कर रही है, प्रोडक्टिविटी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एज का है, लेकिन उसके साथ प्रोडक्टिविटी आप और बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 1 नेशन 1 टैक्स, जीएसटी है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, रोड्स, करेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन जनरल, सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर इन जनरल, सबसे बड़ा लेबर फोर्स यहाँ पे है, सबसे बड़ा कंज्यूमर फोर्स वर्ल्ड का यहाँ पे है। फिर आप देखिए कि भाई पिछले 15 साल में हम लोग एक पुअर कंट्री से लोअर मिडिल क्लास तक पहुँचे, मतलब $1000 पर कैपिटा इनकम से $2600 पर कैपिटा इनकम। तो अपार्ट फ्रॉम ये इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स, जब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो वर्ल्ड ओवर रिसर्च ये बताता है कि भाई द टॉप प्रायोरिटी ऑफ पीपल, जब एक देश है जहाँ के लोग गरीबी से मिडिल क्लास की तरफ बढ़ते हैं, तो लोगों की टॉप प्रायोरिटी होती है टू लुक बेटर, टू लिव बेटर एंड टू प्लान फॉर देयर फ्यूचर। तो इससे आप देखिए तो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, मतलब कि एपरल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवेयर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स,
रेस्टोरेंट्स, ट्रैवल एंड लीजर, राइट। तो ये जस्ट आई गिवन यू ओवरव्यू कि भाई ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आपको आने वाले समय में डिस्प्रपोर्शनेट ग्रोथ देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये कि सिक्लिकल फैक्टर्स तो आते जाते रहते हैं, बट ऐसा माना जाता है कि इंडिया में आने वाले 15-20 साल जो ग्रोथ है वो केवल सिक्लिकल नहीं, स्ट्रक्चरल एक बेयर मिनिमम लेवल ऑफ ग्रोथ आपने को So can देखने we को confidently say कि as an investor अगर मुझे किसी एक सेक्टर में या थीम में इन्वेस्ट करना है, I could maybe look at infrastructure, consumer discretionary, like consumer durables and so on. या फिर any specific sector आप जो बता सकते हैं कि इसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, and feel free to not answer this question if you think there's no one single answer to this. नहीं, वन सिंगल आंसर देना मुश्किल है और रिस्की भी है, क्योंकि आमतौर पे अगर मैंने जैसे बताया, जो लिसनर है उसको लगे कि भाई इसने तो कुछ नहीं छोड़ा, सारे सेक्टर कवर कर दिए, राइट। सो बट द पॉइंट इज दैट कुछ सेक्टर्स हैं, देखिए हमेशा ग्रोथ जो है वो एवरेज होता है। एवरेज में कुछ सेक्टर्स या कुछ सेगमेंट्स का अबव एवरेज कंट्रीब्यूशन होगा, कुछ का बिलो एवरेज होगा। तो मैंने आपको क्लियरली हाईलाइट कर दिया कि भाई मैन्युफैक्चरिंग एक है, फाइनेंशियल सर्विसेज दूसरा, और डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन ये तीसरा है। लेकिन अगर आप फिर भी अगर मुझे बोलेंगे कि भाई नहीं इसमें से, तो डाइवर्सिफाइड फंड्स में ये सारे सेक्टर्स कवर होते हैं, हम इन्वेस्ट करते भी हैं इसमें। बट अगर कोई इंसिस्ट करता है कि नहीं इसमें से आप जो आपकी मतलब आई विल आंसर एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, इट मे बी राइट और रॉन्ग। अगर मेरे समझ से मुझे बोलना है तो मैं बोलूँगा फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब आमतौर पर फाइनेंशियल सर्विसेज बोलने से लोग अज्यूम कर लेते हैं कि बैंक्स और NBFCs की बात हो रही है। पिछले थोड़े साल में फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर है वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो मैं खास करके बैंक्स और NBFCs की बात नहीं कर रहा हूँ। व्हेन आई से फाइनेंशियल सर्विसेज में हमारी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मतलब एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, रजिस्ट्रार्स, डिपॉजिटरीज, एक्सचेंजेस, इसकी बात कर रहा हूँ। इंश्योरेंस ऑफ, So I'm sure, I think with this, I'm sure our viewers have a little clearer understanding of कि अगर उनको किसी एक सेक्टर में या एक थीम में इन्वेस्ट करना है तो where is it that they can invest. Okay, so now help us understand, Ashish, कि you are the CEO of White Oak Capital Mutual Fund, and there was this study that reveals, which is a study done by you, that among the 3 market cap segments, large, mid and small, mid cap segment एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है फॉर इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म के लिए SIP रूट के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? आपको ऐसा क्या लगता है कि इज इट ट्रू, नॉट ट्रू? देखिए मिड साइज कंपनीज डेफिनेटली आई थिंक डेटा शोज दैट, एंड डेटा को अगर आप अपने अंडरस्टैंडिंग से इफ यू एम्बेलिश द डेटा विथ योर ओन अंडरस्टैंडिंग और आप अपना इंटरप्रिटेशन भी इसमें लगाते हैं, लॉजिकली या इंट्यूटिवली इसको समझने की ट्राई करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भाई मिड कैप्स जो हैं, और हमारे यहाँ पे मिड कैप का डेफिनेशन ये है कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में कंपनियों को रैंक ऑर्डर करेंगे तो सबसे बड़ी से बड़ी 100 कंपनीज को हम बोलते हैं लार्ज कैप। फिर 101 नंबर का रैंक से लेकर के 250 रैंक की जो कंपनी है उसको हम बोलते हैं मिड कैप, और फिर 251 और उसके आगे जो है उसको फिर आप स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, जो भी आप उसमें लगाइए। मिड कैप कंपनीज की 2-3 खास बातें हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ आप ये देखिए कि भाई अगर आप लार्ज कैप से स्टार्ट करते हैं तो आप लार्ज कैप इंडेक्स देखिए, और हमारे आर्थिक व्यवस्था में लार्ज कैप में आता क्या है उसको देखिए। अगर आप देखेंगे लार्ज कैप में ऑयल एंड गैस, स्टील, दूसरे मेटल्स, कमोडिटीज़, करेक्ट। तो एक तो ऑयल, मेटल, कमोडिटी, ये सारी चीज़ें लार्ज कैप कंपनीज हैं। दूसरा आप देखिए बड़े बड़े बैंक्स, फिर आप 2-3 बड़े फूड प्रोडक्ट्स और FMCG कंपनीज, ये सब आप देख लीजिए, रोज़मर्रा की चीज़ें जो यूज़ करते हैं वो देख लीजिए। फिर कपल ऑफ बड़ी IT कंपनीज हैं थोड़ी सी, राइट। सो अल्टीमेटली आपको एक ड्रिफ्ट मिल गया होगा कि भाई लार्ज कैप में जो हैं काफ़ी सारा ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड, सिक्लिकल रिलेटेड चीज़ें, राइट, या इंडिया में जो सेक्टर्स काफ़ी बड़े हो चुके हैं ऑलरेडी, जिसकी पेनिट्रेशन बढ़ गई है, वो सब चीज़ें लार्ज कैप में आती हैं। अब आप देखिए मिड कैप में क्या आता है। पहले तो मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करता हूँ कि मिड कैप या स्मॉल कैप होने से कोई कंपनी अच्छी या ख़राब नहीं हो जाती है, क्योंकि कई जगह पे ऐसा होता है कि जो सेक्टर का लीडर है वही मिड कैप होता है, क्योंकि सेक्टर इटसेल्फ छोटा है, राइट। अभी देखिए जैसे ये साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, खाना पीना, यहाँ पे यूनिलीवर, ITC, ये सब आता है। ये सेक्टर्स हमारे यहाँ पे टूथपेस्ट वगैरह आता है, ये सब सेक्टर्स हमारे यहाँ पे काफ़ी पेनिट्रेट हो चुके हैं, इसलिए वो सेक्टर बड़ा हो गया तो उसके जो लीडर्स हैं वो भी बड़े हो गए, करेक्ट। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ फुटवेयर, अपैरल्स, लगेज,
राइट, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयर कंडीशनर्स, योर किचन अप्लायंसेस, अभी काफ़ी सारे ये जो सेक्टर आप समझ सकते हैं कि भाई इसमें बड़े से बड़े नाम हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, लेकिन है ये सब मिड कैप। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो कंपनी या उसका मैनेजमेंट या वो ब्रांड खराब है, वो ब्रांड भी बड़े से बड़े ब्रांड के टक्कर के बड़े से बड़े ब्रांड्स हैं इसमें, लेकिन वो सेक्टर ही इतना बड़ा हुआ नहीं, उसका पेनिट्रेशन ही इतना पहुंचा नहीं है। अगर मैं आपको एक अंदाज़ा दूं, अनुमान दूं, अगर आपको इंडिया में 25 करोड़ हाउस होल्ड है, एक हाउस होल्ड आमतौर पर 5 लोगों का माना जाता है, 25 करोड़ हाउस होल्ड है। थोड़े समय पहले मैंने देखा था 25 करोड़ हाउस होल्ड में से ऐसे 30-40 लाख हाउस होल्ड थे जिसमें एयर कंडीशनर था, करेक्ट। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि भाई वाइट गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसका जितना हम अर्बन प्लेसेस में सोचते हैं उतना पेनिट्रेशन नहीं है इसका। हमारे देश में 24/7 पावर भी नहीं था थोड़े समय पहले तक, तो कैसे किचन अप्लायंसेस और वाइट गुड्स कैसे पहुंचेंगे? पावर नहीं है तो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर यूजलेस हो जाता है आपका। सो क्या है कि मिड कैप में भी काफ़ी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं एक्चुअली, राइट। तो मैंने थोड़े समय पहले आपको फाइनेंशियल सर्विसेज बोला, डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन, वाइट गुड्स, अपैरल्स, फुटवेयर, ये काफ़ी सारे बोला। तो एक दो एसेट मैनेजमेंट कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी को छोड़ के हमारा तो पूरा का पूरा सेक्टर ही मिड कैप में है, राइट। सो ये एक आप समझिए कि भाई बहुत सारा फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर, ये सारा का सारा। फिर आप देखिए काफ़ी सारी फार्मा कंपनीज, केमिकल कंपनीज, आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, काफ़ी सारा ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर हमारे यहाँ पे मिड कैप है। फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, थोड़े समय पहले काफ़ी चर्चा हुई, गवर्नमेंट ने काफ़ी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट को बढ़त देने के लिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स लाने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया। अब आप एक उस पर नज़र डालिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव गवर्नमेंट कौन से सेक्टर्स में दे रही है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के जो कंपोनेंट्स और बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, डिफेंस वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जैसा मैंने बताया, राइट। सो दीज आर एग्जांपल्स जहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया, केमिकल्स, राइट। अब ये सारे के सारे सेक्टर्स की जो कंपनियां हैं ये भी मिड कैप में, राइट। सो आई थिंक हमारे यहाँ पे जिस तरीके से इकोनॉमी का कॉन्स्ट्रक्ट है, जहाँ पे हम पहुँचे हैं एज अ कंट्री, वहाँ पे काफ़ी सारे ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर्स, हाई पोटेंशियल सेक्टर्स मिड कैप में हैं। तो वैसे भी डेटा बताता है कि मिड कैप आउट परफॉर्म किया है लंबे अरसे में, और SIP करने के लिए मिड कैप अप्रोप्रिएट सेगमेंट होता है, दैट इज़ व्हाट डेटा शोज। बट लॉजिकली और इंट्यूटिवली अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि भाई काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको आसपास में दिखती हैं वो मिड कैप है। But then when we say long term, right? तो I think we all say कि SIPs करिए, long term के लिए करिए। तो आशीष, आपके हिसाब से long term का definition क्या है? Because I think हर किसी का perspective long term के लिए अलग होता है। कुछ लोग बोलते हैं 3 साल भी long term है, कुछ लोग बोलते हैं 10 साल भी कम है। So what is your perspective of long term? See, stock market में if you really ask me, long term का definition देना मुश्किल है। Generally लोग बोलते हैं कि भाई एक नज़रिया देखने का ये है कि आर्थिक व्यवस्था में कुछ अच्छा से अच्छा हो जाए, खराब से खराब हो जाए, पूरी साइकिल प्ले हो जाए, तो उसको 5 साल से ज़्यादा आप बोलते हैं। क्योंकि नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि अगर आप SIP करते हैं और अगर आपने 5 साल 6 साल, समझो 5 to 7 years अगर आपने SIP अपनी बरकरार रखी है, तो SIP क्या, कई बार ऐसा होता है लमसम में भी ओवर अ 5 to 7 year पीरियड आपको नेगेटिव रिटर्न मिलने की कोई रिस्क नहीं होती है, नॉट ओनली आपका कैपिटल रिकवर हो जाता है, इनफैक्ट एक रीजनेबल रिटर्न आपको मिल सकता है। तो एक तरीका लॉन्ग टर्म बताने का ये है कि भाई पास्ट डेटा एनालाइज करिए और देखिए कि भाई कितना लंबा अरसा रहने पे नेगेटिव रिटर्न नहीं आया है, नहीं मिला है। क्योंकि आप समझ सकते हैं, अगर आप इसको विजुअली इमेजिन करिए, अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, हर दिन आप एक्सपेरिमेंट करिए कि भाई 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, निकाल दिया, 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, निकाल दिया, 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, निकाल दिया, वो सारे का सारा डेटा आप टैबुलेट करिए, तो आपको पता चलेगा भाई 1 साल का इन्वेस्टमेंट है, उसमें हाईएस्ट रिटर्न कभी 50-60% भी आ सकता है, लोएस्ट रिटर्न -40 भी आ सकता है। तो आप बोलिए भाई ये तो नहीं चलेगा, चलो 3 साल का देखो, हर दिन 3 साल के लिए पैसा डालो और देखो, उसका डेटा टैबुलेट करो, तो आपको पता चलेगा कि भाई 3 साल में हाईएस्ट रिटर्न 40% कंपाउंडेड है, वर्स्ट रिटर्न -9 या -10, सो रेंज नैरो हो जाएगा उसका। फिर आप लो 5 साल, फिर लो 7 साल, ऐसे आप डेटा टैबुलेट करते जाओगे तो आपको एक कोनिकल शेप मिलेगा। 1 ईयर इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उसका हाईएस्ट रिटर्न और वर्स्ट रिटर्न बहुत बड़ा रेंज है, और वर्स्ट रिटर्न एकदम नेगेटिव गड्ढे में है। 3 ईयर का हाईएस्ट रिटर्न और वर्स्ट रिटर्न रेंज नैरो हो जाता है, लेकिन फिर भी रिटर्न नेगेटिव हो सकता है।
5 years हाईएस्ट रिटर्न और वर्स्ट रिटर्न रेंज नैरो हो जाता है, और वर्स्ट केस में रिटर्न आपका 0 के आसपास आएगा। भाई 5 ईयर में 0 रिटर्न इज टू मच, मतलब उससे बुरा कभी हुआ नहीं है। द मोमेंट यू गो टू 7 ईयर, 8 ईयर, 9 ईयर, 10 ईयर, जो आपको समझ में आएगा कि भाई वो रेंज नैरो होते जाएगा और मिनिमम रिटर्न विल बिकम मोर एंड मोर पॉजिटिव। करेक्ट। सो एक तो ये स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन है लॉन्ग टर्म का, जो लोग साइंटिफिकली या ऑब्जेक्टिवली ओरिएंटेड है वो लोग वो देख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि भाई अल्टीमेटली हम लोग सब लोग एक कंसिस्टेंट प्रोसेस से आइडियली इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जब पैसा है तब डालते जाओ, जब पैसे की रिक्वायरमेंट है तब निकालते जाओ। अगर आप लंबे अरसे से इन्वेस्ट कर रहे हो तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे चल जाएगा आपका काम, राइट? सो आई थिंक द बेटर वन इज दिस, दैट यू मेक इट अ हैबिट एंड अ प्रैक्टिस ऑफ कंसिस्टेंटली इन्वेस्टिंग। और पैसा तब तक मत निकालो जब तक पैसे की जरूरत नहीं है, और फ्रिवलस रीजंस के लिए पैसा मत निकालो। मतलब यू नो भाई अगर एक किसी गोल है, ऑब्जेक्टिव है, किसी कारण से सेव कर रहे थे, अगर वो कारण अचीव हो जाता है आपका, तब आप पैसा निकालोगे तो समझ में आता है। लेकिन अभी लेटेस्ट फोन खरीदना है बोल के पूरी की पूरी सेविंग डिसरप्ट कर दी तो फिर नहीं होगा लंबे अरसे में, फिर उसका रिग्रेट रहेगा। Cool. So now let me ask you this very simple question, which is, at Vito Capital Mutual Fund, आप लोग जो है large cap और flexi cap funds के लिए stock picking कैसे करते हैं? So I'm sure, a lot of our viewers would want to understand your stock picking strategy. Large cap and flexi caps के बारे में बात कर सकते हैं। जी, so across the board नम्रता जी, actually large cap फ्लेक्सी कैप में ऑब्वियसली हमारे फंड्स में टिपिकली 30 से 50% स्मॉल एंड मिड कैप होता है। और हम लोग ऐसा दावा करते हैं कि भाई स्मॉल एंड मिड कैप आइडेंटिफाई करने में हम लोग अच्छे हैं, मतलब वी आर बेटर देन एवरेज और अमंग्स द बेटर टीम्स, क्योंकि हम लोग की रिसर्च टीम बहुत बड़ी है। इंडिया का जो इक्विटी का यूनिवर्स कवर करने के लिए हमारे पास 32 एनालिस्ट हैं जो लगभग 700 से 750 कंपनियों का प्राइमरी रिसर्च करते हैं। जस्ट टू गिव यू सेंस ऑफ रेफरेंस, ऑन एन एवरेज एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पूरी इंडस्ट्री में अगर आप एवरेज लेंगे तो 10-12 एनालिस्ट और 300 कंपनी, 350 कंपनी, उतना कवरेज होता है। तो हम लोग की एनालिस्ट टीम बहुत बड़ी है और हम लोग 700 से 750 कंपनियों का प्राइमरी रिसर्च खुद ही करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स या ब्रोकर्स या बाहर का रिसर्च पे केवल डिपेंड ना करके हमारी खुद की कवरेज ही इतनी बड़ी है, राइट? तो कमिंग टू द पॉइंट कि भाई क्या, सो हम लोग के 2-3 क्राइटेरियाज हैं। पहली बात यह है कि हम लोग कभी ये नहीं बिलीव करते हैं कि जो हमारे पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं या हमारी जो टीम है, अल्टीमेटली इनको पैसा मैनेज करना है लंबे अरसे में बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करने के लिए, करेक्ट? और हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करते हैं, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, हर दूसरे साल में बेस्ट परफॉर्मर चेंज हो जाता है। आज जो बेस्ट परफॉर्मर है वो 3 साल पहले गड्ढे में था, 3 साल पहले जो बेस्ट परफॉर्मर था वो आज गड्ढे में है, और उससे 3 साल पहले जो बेस्ट परफॉर्मर था वो भी कौन था वो लोग भूल भी गए कि भाई क्या था उसका, राइट? सो विनर्स कीप रोटेटिंग। तो स्टॉक पिकिंग अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मैं आपको बैकग्राउंड क्यों दे रहा हूँ कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है ना, मोस्ट पीपल थिंक कि फंड मैनेजमेंट इज अबाउट स्टॉक पिकिंग। वो सही है, लेकिन द मोमेंट यू टॉक अबाउट पोर्टफोलियो तो आप समझिए कि पोर्टफोलियो इज नॉट अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स। पोर्टफोलियो जो है वो एक पोर्टफोलियो इज कंस्ट्रक्टेड ऐसे इंटेंशन के साथ कि भाई ये BSE 500 या जो भी इसका बेंचमार्क है इसको बीट करेगा। इसका क्या मतलब है कि आपकी बेंचमार्क के साथ कंपटीशन चल रही है। आप पोर्टफोलियो में स्टॉक पिकिंग वैक्यूम में या आइसोलेशन में नहीं कर रहे, भाई मेरे मन को तो ये अच्छा लगता है मैंने ये ले लिया, हाँ तो वो ठीक है, लेकिन उससे बेंचमार्क बीट होएगा क्या, राइट? सो फर्स्ट थिंग क्या है कि हम लोग बेंचमार्क बीट करने के लिए पोर्टफोलियोज मैनेज करते हैं, और बेंचमार्क कैसा है कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखाती है, ऐसा बेंचमार्क है, राइट? बेंचमार्क में ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता कि ये तो पक्का चलेगा और ये तो कभी नहीं चलेगा, राइट? सो फर्स्ट थिंग क्या है कि हम लोग अपने पोर्टफोलियो मैनेजर्स और अपने टीम पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स नहीं रखते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं नहीं 2 के ऊपर प्राइस टू बुक होगा तो नहीं लेंगे, 20 के ऊपर PE होगा तो नहीं लेंगे, सस्ता ही लेंगे, काउंटर सिक्लिकल ही लेंगे। कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई हम तो एशियन पेंट, HDFC, बजाज ऐसा ही सब लेंगे, हाई क्वालिटी ही लेंगे। तो उससे क्या होता है कि आप समझिए क्रिकेट के फील्ड पे हैं,
कोई बंदा स्लिप में फील्डिंग कर रहा है, फिर उसको आप बोलोगे नहीं भैया तुम तो एक ही हाथ से खेल सकोगे, मतलब दूसरा हाथ तो तुम्हारा पीछे बांध के रखना पड़ेगा, तो फिर कर लो फिर फील्डिंग, फिर कैसे होएगा, राइट। सो फर्स्ट थिंग क्या है कि हम लोग का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पे बहुत ध्यान होता है। दूसरी चीज़ हम बिल्कुल समझते हैं कि पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन इंडेक्स को बीट करने के लिए किया जा रहा है। इसका मतलब कि इंडेक्स से कंपटीशन है और इंडेक्स में प्रीटी मच सब कुछ है। सो हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजर्स के ऊपर ज़्यादा कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं डालते हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारे जो फिल्टर्स, जैसे लोग बोलते हैं फिल्टर होना चाहिए, स्क्रीनर होना चाहिए कि क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, तो हमारे फिल्टर स्क्रीनर बहुत कम है। फर्स्ट थिंग, गुड गवर्नेंस, मीनिंग कि जो मैनेजमेंट है इसका गुड और एक्सेप्टेबल गवर्नेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को ठग दिया, पैसा कंपनी से लीक हो रहा है, राइट। सो जितने भी अकाउंटेंट्स हैं, जितने लोग भी फोरेंसिक अकाउंटिंग ये सब समझते हैं, वो समझते हैं कि भाई गुड गवर्नेंस क्या होता है। दूसरा फिल्टर ये है कि भाई 1000 करोड़ के ऊपर जितनी भी कंपनियां हैं, क्योंकि 1000 करोड़ से नीचे होगा तो उसकी लिक्विडिटी, एबिलिटी टू बाय एंड सेल, तो 1000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप चाहिए और अच्छा गवर्नेंस चाहिए। इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा हमारे फिल्टर स्क्रीनर नहीं है। देन यू कम टू, इसीलिए मैंने बोला कि भाई 32 लोग हैं, क्योंकि आप 1000 करोड़ और गवर्नेंस ये दो फिल्टर लगाएंगे ना तो 700-800 कंपनियां बचती हैं। इसलिए मैंने बताया कि 32 लोग मिलकर पूरा का पूरा यूनिवर्स कवर करते हैं। सो ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसका यहाँ पे रिसर्च नहीं होता या कवरेज नहीं होता है। नाउ यू कम टू एक्चुअल स्टॉक पिकिंग, क्योंकि मैंने टाइम स्पेंड किया पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पे, क्योंकि लोगों को ये रियलाइज नहीं होता है कि बेस्ट परफॉर्मर लगातार चेंज क्यों होते हैं। आप लंबे अरसे में अगर वाइटोक का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा कि हम लोग जन्नत भी नहीं दिखाते, जहन्नुम भी नहीं दिखाते। मतलब कभी अगर हमारा नंबर 1 में नाम ना भी आए ना, तो कम से कम नंबर 20 में तो नहीं आएगा। जब हम अच्छा करते हैं तो टॉप पे होते हैं, खराब करेंगे तो समवेयर नियर द मिडिल, मैदान के बाहर नहीं जाएगा। इसलिए मैंने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दिया, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है कि आज जो नंबर 1 है ना वो कभी न कभी नंबर 20 जाएगा, और आज जो नंबर 20 है वो कब नंबर 1 हो जाएगा अपने को पता नहीं है। एंड क्लाइंट्स जो हैं उनको बार बार एक्सट्रीम्स को एक्सपोज किया जाता है, और मेरा ऐसा लर्निंग है कि जब लोगों को एक्सट्रीम्स को एक्सपोज करते हैं तो उनके इमोशंस इन्वोक होते हैं। ग्रीड एंड फियर आर इमोशंस। अगर आप लोगों को एक्सट्रीम्स को एक्सपोज करेंगे तो उनको इमोशंस निकलेंगे, इमोशंस निकलेंगे तो इन्वेस्टमेंट में गलतियाँ होंगी। तो हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो एक्सट्रीम्स पे नहीं ऑपरेट करता है, अबव एवरेज पे ऑपरेट करना चाहिए। इफ़ यू आर अबव एवरेज कंसिस्टेंटली, तो आपके क्लाइंट्स आपके साथ हाथ पकड़ के रहेंगे। अगर आप कभी नंबर 1, कभी 20, कभी हीरो, कभी जीरो, कभी जन्नत, कभी जहन्नुम है, तो क्लाइंट आपके साथ नहीं रहेगा। दैट इज माई लर्निंग। कमिंग टू एक्चुअल स्टॉक पिकिंग, 2-3 चीज़ें हम देखते हैं। फर्स्ट चीज़ ये है कि अगर आप पूरा यूनिवर्स देखेंगे ना कंपनियों का, तो बहुत सारी कंपनियां तो प्रॉफिट नहीं बनाती हैं। उसके बाद बहुत सारी कंपनियां प्रॉफिट बनाती हैं, लेकिन वो खाली पेपर पे है, कैश फ्लो नहीं बनाती है। उसके बाद आप फिर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई बहुत सारी कंपनियां हैं जो पेपर पे, जो रियल में प्रॉफिट बनाती है, लेकिन उसका पैसा पूरा इन्वेंट्री, रिसीवेबल, यही सब में बंधा हुआ है, कैश फ्लो नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कैश फ्लो बनाते हैं, लेकिन इतना कम कैश फ्लो बनता है, इतना कम प्रॉफिट बनता है कि भाई आप शेयर खरीदने के बदले बैंक में पैसा रख देते तो ज़्यादा पैसा बन जाता आपका, राइट। सो लंबे अरसे के लिए देखिए, जितने लोग फाइनेंस पढ़ते हैं सब बोलते हैं वैल्यू ऑफ अ बिजनेस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर कैश फ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, EPS, ये सब नहीं बोला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो बोला है। और फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू इतनी तो आनी चाहिए ना कि भाई बैंक इंटरेस्ट से ज्यादा रिटर्न मिले आपको। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट। मतलब इकोनॉमिक प्रॉफिट मतलब कि भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, और प्रॉफिट भी फ्री कैश फ्लो में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई खाली पेपर में आपको दिखे, क्योंकि अल्टीमेटली शेयर होल्डर को अगर कोई डिविडेंड मिलना है तो फ्री कैश फ्लो से मिलेगा, पेपर प्रॉफिट से तो मिलेगा नहीं। बिजनेस की वैल्यू बढ़नी है तो वो भी फ्री कैश फ्लो से बढ़ती है, पेपर प्रॉफिट से तो बढ़ती नहीं है। और दूसरा क्या है, कैश फ्लो पे ध्यान रखने से गवर्नेंस ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है कि जिस कंपनी का गवर्नेंस खराब है वो आपको फ्री कैश फ्लो दिखाई नहीं सकता अल्टीमेटली। सो ये दीज आर सम बेसिक क्राइटेरिया। ऑफ कोर्स अभी इसके पीछे बहुत टेक्निकलिटीज और बहुत सारा अरिथमेटिक है। मेरे ख्याल में 2300 रोज की एक्सेल फाइल बनती है, जो मैंने आपको 2 मिनट के अंदर अंदर वर्बली बता दिया। ओके, सो वंडरफुल। सो आशीष, हमें ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि मान लीजिए कि मैं एक फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, मैं अभी बस अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी लेट्स से शुरू कर रही हूँ,
फिर ऐसे कौन से फंड्स होने चाहिए जो मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, राइट? सो एक्विटी फंड्स होते हैं, डेट फंड्स होते हैं, हाइब्रिड फंड्स होते हैं, क्या उनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए? शुड आई फोकस मोर ऑन एक्विटीज़? सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हम अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं. एंड ऑल्सो आई थिंक इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द एंट्री पॉइंट या फिर किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कब इन्वेस्ट करना चाहिए. एग्जिट भी बहुत ज़रूरी होता है, राइट? सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स होते हैं जो हमें देखने चाहिए टू एग्जिट फ्रॉम अ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम. सी टू थ्री काफ़ी सारे पार्ट्स है क्वेश्चन के. सो पहले आप ये देखिए कि भाई अगर आप एंट्री लेवल कोई इन्वेस्टर है जिसको पता ही नहीं करना क्या है, सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई इफ़ यू डोंट नो व्हाट टू बाय, यू बाय द होल मार्केट, राइट? सो अज्यूम कीजिए कि हमको पता ही नहीं है कि भाई हमको करना क्या है. यहाँ पे इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, खुद करके ये डायरेक्ट इक्विटी लेना है, एफएनओ लेना, समझो आप अज्यूम करते हैं कि भाई फॉर अ मोमेंट ये मेरे बस का नहीं है, इसलिए आप सोचते हैं कि चलो म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करते हैं. फिर आप सोचते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड भी तो है ना, 300-400 अच्छे स्टॉक खरीदने के लिए 3-4 हज़ार म्यूचुअल फंड बन गए अब यहाँ पे, तो वो भी कॉम्प्लिकेटेड है. तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई आपको पता ही नहीं करना क्या है तो आप एक निफ्टी 500 का इंडेक्स फंड ले लो. तो उसका क्या मतलब है कि एक बार आप मार्केट में तो एंटर हो गए, आपने पूरा मार्केट खरीद लिया, राइट? मार्केट में तो आप एंटर हो गए, राइट? फिर आप देखिए कि भाई किस तरीके से स्टार्ट करना है, करेक्ट? सो बेस्ट वे टू गेट स्टार्टेड, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप सबसे ब्रॉडेस्ट इंडेक्स ले लीजिए, करेक्ट? वो एक है, जैसे मेरे ख्याल में ग्रो का टोटल मार्केट इंडेक्स है जो पूरा का पूरा मार्केट खरीद लेता है, करेक्ट? दैट्स अ गुड वे टू स्टार्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग. फिर आप देखिए कि भाई आपको, फिर आप थोड़ा लिटरेचर आप रिव्यू करिए कि भाई कौन से फंड हाउसेज हैं, उनकी क्या फिलॉसफी है. जैसे मैंने क्लियरली बता दिया कि हम लोग किस तरीके से सोचते हैं, सब फिर आपको समझ में आएगा कि भाई कैसे मैनेज हो रहा है, आपको क्या जचता है, क्या नहीं जचता है, राइट? सेकेंड थिंग आपने बोला जैसे कि किस तरीके के फंड्स, समझो कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, राइट, जो ज़्यादा ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स उनके लिए आइडियल होते हैं. क्योंकि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में क्या होता है, ये जो आपने जो डिसीजन मेकिंग बोला, एंट्री एग्जिट, वो सब ऑटोमेटिक है ना. अगर मार्केट बहुत चल जाता है तो हायर वैल्यूएशन पे फंड अपने आप इक्विटी कम करके फिक्स्ड इनकम या डेट में आ जाते हैं. और अगर मार्केट में काफ़ी करेक्शन होता है, गिरावट होती है, अर्निंग्स के मुकाबले मार्केट के शेयर प्राइसेस मूव नहीं हो रहे हैं, तो ये लोग ऑटोमेटिकली इक्विटी का एलोकेशन बढ़ा देते हैं. और क्या है कि इसमें कभी एक्सट्रीम्स को आप एक्सपोज नहीं होगे, ग्रीड एंड फियर के इमोशंस आपके नहीं आएंगे. सो आई थिंक दैट ब्रॉड मार्केट, फुल मार्केट का जो इंडेक्स फंड है, बैलेंस एडवांटेज फंड है. फिर तीसरा, अगर आप सोचते हैं कि मैं नहीं, हम खुद ही इक्विटी कर लेंगे, तो लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, राइट? फिर अगर जब समझो एसआईपी करते हैं, आपका रिस्क एपेटाइट डेवलप होता है, आप समझ सकते हैं कि भाई ऊंच नीच होती है, इसमें थोड़ा आपको एक्सपीरियंस बन जाता है, फिर आप एसआईपी के लिए आइडियली मिड कैप करना चाहिए आपको लंबे अरसे के लिए. सो दीज 3-4 थिंग्स, मतलब ब्रॉड मार्केट लर्निंग के लिए या जर्नी के लिए मैं बोल रहा हूँ, ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड, लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, एसआईपी के लिए मिड कैप फंड, ये 3-4 चीज़ें अगर आप समझ लेते हैं तो जर्नी स्टार्ट होगी, और फिर आप चाहो उतना अपने आप को कॉम्प्लिकेट या सिंप्लीफाई कर सकते हो. एंड हाउ अबाउट द एग्जिट स्ट्रैटेजी? तो मतलब मान लीजिए मैंने किसी एक फंड में इन्वेस्ट किया, तो मुझे ऐसा क्या रेड फ्लैग देखना चाहिए टू डिसाइड कि आई थिंक अब इस फंड में कंटिन्यू नहीं करना चाहिए मेरा इन्वेस्टमेंट? सी 2-3 चीज़ें हैं. सबसे पहले तो एग्जिट स्ट्रैटेजी आने से पहले ये है कि आपका एंट्री सही तो मुश्किल है, बट एंट्री ठीक होना चाहिए. मतलब कि एंट्री ठीक होना चाहिए का क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ. आज एक फंड है जिसका सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा चैटर है, सबको लगता है कि अभी यही इन्होंने दे क्रैक द कोड, दिस इज़ द वन. जब एक फंड अपना बेस्ट परफॉर्मेंस पे है, मतलब आप उसका 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर कुछ भी देख लो, बेस्ट परफॉर्मेंस दिख रहा है, तो क्या है कि अनड्यूली बीइंग पूरा का पूरा जो मार्केट है ना, जैसे बोलते हैं ना लोग, चढ़ते सूरज को सब नमन करते हैं, करेक्ट? सो द पॉइंट इज दैट बीइंग कैरिड अवे बाय लास्ट 1 ईयर, लास्ट 2 ईयर्स, ये नहीं करना चाहिए. क्योंकि मैंने देखा है कि जब एक फंड बहुत बढ़िया कर रहा होता है ना, तब उसको पैसा आता है, और उसके बाद जब परफॉर्मेंस खराब होने लगता है तो पैसा निकल जाता है, करेक्ट? वो एक्चुअली ऑपोजिट हो गया, गलत हो गया. इट्स अ रिवर्स, ऐसा नहीं होना चाहिए आइडियली स्पीकिंग. इसीलिए हम लोग भी कंसिस्टेंसी के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अगर आपका बहुत एग्जैजरेटेड परफॉर्मेंस होगा तब पैसा आएगा,
और जब परफॉर्मेंस खराब हो गया किसी कारण से तो पैसा निकलेगा। सो एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हर किसी को ये समझना चाहिए कि जब परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है तो किस कारण से आ रहा है और क्या होने से परफॉर्मेंस खराब होगा। और किसी का अगर परफॉर्मेंस टॉप में नहीं है, अच्छा ब्रांड, अच्छा फंड मैनेजमेंट, लेकिन परफॉर्मेंस फिलहाल टॉप पे नहीं है, तो ऐसा क्या हो रहा है मार्केट में जो इनके पोर्टफोलियो को सूट नहीं कर रहा है या इनकी प्रोसेस को सूट नहीं कर रहा है। ऐसा क्या हो रहा है मार्केट में और क्या चेंज होने से ये चेंज हो जाएगा। तो आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, ये इजी नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। एग्जिट स्ट्रैटेजी के लिए मैं ये बोलूँगा कि समझो कि आप फंड मैनेजर्स का कम्युनिकेशन समझते हैं, मार्केट में क्या वर्क कर रहा है क्या वर्क नहीं कर रहा है वो समझते हैं, और आपने काफ़ी टाइम दिया, फिर भी किसी न किसी कारण से वो इंडेक्स को बीट कर ही नहीं पा रहा है। देखिए, आप नंबर 1 पे ध्यान मत दो, यू शुड लुक फॉर अ फंड विच कंसिस्टेंटली बीट्स द इंडेक्स, राइट। तो अगर कंसिस्टेंटली एक फंड इंडेक्स को बीट कर ही नहीं पा रहा है, कोई सा भी माहौल हो, अंडर एनी सर्कमस्टेंस अगर बीट नहीं कर पा रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड एग्जिट। Especially if it's an active fund. I mean, the whole purpose of any Absolutely. active fund is to beat the index. नहीं तो I might as well invest in an index fund. So Yes. So now आशीष, आपने बोला कि ऐसे बहुत सारे फंड्स होते हैं जो हम जिनके बारे में सोशल मीडिया पे चैटर चल रहा है, हम उसके बेसिस पे खरीद लेते हैं। तो आपने एक इंटरव्यू में once you spoke about beware of buzzword themes, right? Which also I'm guessing कि ऐसी themes जिनके अराउंड आजकल बहुत बज़ चल रहा है and people are really like looking forward to those themes. तो इसका मतलब क्या होता है, and help us understand कि when you said a statement like this, what does it mean? सी सिंपल है ना कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चित कब होती है, जब उसका परफॉर्मेंस आ जाता है, या कोई चीज़ फेमस कब हो जाती है, जब उसने जो डिलीवर करना था वो डिलीवर कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया, उसके बाद फेमस होता है ना, राइट। मतलब तो बच्चे को पता चल गया कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, या परफॉर्मेंस अच्छा होना अपने आप में तो आई मीन आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, इट इज़ गुड, बट द पॉइंट इज़ कि अगर हर कोई इसके बारे में बात करने लगा, इट्स बिकम ऑलरेडी पॉपुलर, राइट। पॉपुलैरिटी क्या है कि ये फंड मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट्स जो है वो पॉपुलैरिटी के लिए नहीं है। आई मीन कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर चीज़ कब होती है, जब उसने जो करना होता है तब कर दिया। क्योंकि देखिए, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो लाइफ के हर स्फीयर में करेक्ट नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट में और स्टॉक मार्केट में ये करेक्ट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक मार्केट खास करके ये सिक्लिकल है, राइट। गुड साइकिल बैड साइकिल, इट्स सिक्लिकल। सेकेंड, एरिथमेटिकली जिसको बोलेंगे मीन रिवर्टिंग, मतलब कि लंबे अरसे में इंडेक्स का रिटर्न 12 से 15% है, लंबे अरसे में अच्छे फंड्स जो हैं वो इंडेक्स को 3-4% बीट कर सकते हैं। अब आज कोई इंडेक्स को 20% बीट कर रहा है तो आप समझो कि भाई कहीं न कहीं पे वो फिर -20 की तरफ भी जाने वाला है। तो क्योंकि ये सिक्लिकल है और क्योंकि ये मीन रिवर्टिंग है, आपको मैं और एक एग्जांपल, समझो ये सेंटर लाइन है, अब एक पेंडुलम है, तो पेंडुलम तो ऐसे स्विंग करेगा ना। अगर आप एक पेंडुलम को उसके राइट हैंड एक्सट्रीम पे पकड़ेंगे तो भाई कभी न कभी तो लेफ्ट हैंड एक्सट्रीम पे जाएगा ना। सो अल्टीमेटली व्हाट डू यू वांट समथिंग व्हिच डज नॉट हैव सच अ बिग एम्पलीट्यूड, करेक्ट। सो इसीलिए मैंने बोला था कि जो बज़वर्ड्स होते हैं, जो बहुत ही पॉपुलर या बहुत ही चर्चित हो जाते हैं, उसके पीछे आपको समझना चाहिए कि भाई ये क्यों इतना चर्चित है, ये क्यों इतना पॉपुलर है। अभी आप बच्चे को पूछ लीजिए कि भाई कौन सा हॉट थीम है, वो बोलेगा आपको डिफेंस, रेलवे, PSU, मैन्युफैक्चरिंग, करेक्ट। ये इस हद तक हो गया। मैं आपको एक ही स्टैटिस्टिक देता हूँ, आप अभी 30 अप्रैल का आप डेटा देखिएगा कभी। एज ऑफ 30 अप्रैल ऑन अ 1 ईयर बेसिस, प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडेक्स का रिटर्न 12% है, PSU बैंक इंडेक्स का रिटर्न कुछ 80% के ऊपर है। अब ये 1 ईयर की बात नहीं, ऑन अ 5 ईयर बेसिस प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडेक्स का रिटर्न 8% है, PSU बैंक्स के इंडेक्स का रिटर्न 21% कंपाउंडेड है। लेकिन अगर आप पूरे 15 साल का हिस्ट्री लेंगे ना, तो इतना कुछ होने के बाद भी 15 साल का हिस्ट्री लेंगे ना, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडेक्स का रिटर्न 18 to 19% कंपाउंडेड है, PSU बैंक इंडेक्स का रिटर्न 11% कंपाउंडेड है। सो यू सी व्हाट इज द लॉन्ग टर्म एवरेज। और आप देखिए पिछले 1 साल के ये जो मूवमेंट हुआ है, उसकी वजह से 2-3 साल के रिटर्न और ये सब कैसे खींच गया और क्या प्रभाव पड़ा इसके ऊपर। तो क्या होता है कि एक जो सिक्लिकल चीज़ है वो बहुत ज़्यादा खींच जाती है, तो रबर बैंड की तरह वापस भी मूव होती है।
इसलिए मैंने बोला था कि जो चीज़ बहुत ही पॉपुलर हो जाती है, जो बहुत ही अपने एवरेज से बहुत ही अलग हट के खड़ा है, उसको तो भाई वापस एवरेज की तरफ आना है ना, सो बेटर बी केयरफुल। Okay. But you know, when we talk about returns and when we talk about investors selecting funds for themselves, I think बहुत सारे जो investors होते हैं वो, and you know, as we were just discussing, आपने बोला कि we base our investment decisions based on the past performance, right? तो हम इंडेक्स जी की परफॉर्मेंस देख लेते हैं एंड यू नो एज एन इन्वेस्टर वी बिलीव कि अगर पास्ट में सक्सेस हुआ है तो फ्यूचर में भी अच्छा करेगा. तो what would you tell such investors? I mean, you know, is it the right strategy? क्या ये सही है कि हम बोलें कि ठीक है मैं 5, 10, 15 साल का परफॉर्मेंस देख के उसके बेसिस पे डिसाइड करूँ कि फ्यूचर में इसका रिटर्न्स मुझे कितना मिल सकता है, या फिर is there any other strategy around this? सी यू हैव टू सी 2-3 थिंग्स। पहले तो ये कॉम्प्लिकेटेड है ही, बट 2-3 थिंग्स यू हैव टू सी। पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर। ये बात सही है फॉर अ स्पेसिफिक स्कीम, फॉर अ स्पेसिफिक सेक्टर, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप लोगों की बात करें, अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स, टीम, द ब्रांड, द फंड हाउस, उसकी बात करें तो उसके पीछे कौन लोग हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, कैसा कम्युनिकेशन है, कैसा कंडक्ट है, ये सब। सो क्या है कि ये सब चीज़ें तो रेलिवेंट रहेंगी ना। एक स्कीम का या एक सेक्टर का परफॉर्मेंस सिक्लिकल होता है, करेक्ट। लेकिन लोग जो हैं उनको कितना तजुर्बा है, उन्होंने कितने साल फंड्स मैनेज किए हैं, उनका लंबे अरसे का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो सब तो आप एटलीस्ट क्या है कि किसी को कंसिडर करना नहीं करना एज ए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया तो वो रेलिवेंट बन जाता है आपके लिए। सो पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर। वो एक स्कीम को या अभी हाल फिलहाल किसी सेक्टर या स्कीम को डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, लेकिन कौन सी कंपनी से आप डील कर रहे हैं, उसमें लोग क्या है, उनका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो सब डेफिनेटली इट विल मैटर। एंड एक्सपीरियंस की बात है ये। मतलब यू नो, अगर आप, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप इंडेक्स से स्टार्ट करिए, कोई 1-2 बैलेंस एडवांटेज फंड से स्टार्ट करिए, राइट। बट अल्टीमेटली कौन से फंड्स पिक करने हैं आपको, उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस, थोड़ी लर्निंग्स, थोड़ी किसी की हेल्प लेना। फ़र्ज़ कीजिए कोई एडवाइज़र है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, या जैसे डिजिटल मीडिया पे लिटरेचर मिलता है, वीडियोस होते हैं, तो वो सारा मतलब इट डेफिनेटली नीड्स सम स्टडी एंड लर्निंग। Okay. Fine. So can we say कि it is okay to look at the past performance as long as you are not basing it based purely on returns, but you look at the way the person, the fund manager has managed a portfolio जी over a period of time. Like I always tell people कि look at consistency of returns. अगर एक fund manager ने consistently returns दिए हैं, you know, over a period of 10-15 years across multiple economic cycles, then you know it's probably a good fund to look at. कंसिस्टेंसी डेफिनेटली, एंड कंसिस्टेंसी ऑफ कम्युनिकेशन भी इम्पोर्टेंट होता है। मतलब कि भाई हर बार अलग चीज़ सुनने को मिले तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना आपका। मीनिंग यू नो, अगर किसी का थॉट प्रोसेस जितनी बार आप सुनेंगे लगातार, हर बार अगर थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है तो उसके ऊपर कुछ बेस करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो कंसिस्टेंसी ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी ऑफ कम्युनिकेशन, कंसिस्टेंसी ऑफ, जैसा आपने बताया, काफ़ी साइकिल्स के ऊपर की डिलीवरी, ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। जो मैंने बोला कि पास्ट परफॉर्मेंस, एक्चुअली क्या होता है, एक जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिखते हैं ना, CAGR, उसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको PSU बैंक, प्राइवेट बैंक का एग्जांपल दिया, एक साल का अगर रिटर्न बहुत ज़्यादा आ गया ना तो पिछले 3 साल का CAGR चेंज कर देता है, राइट। सो इसीलिए लंबे अरसे का या यू नो अलग अलग साल का डिस्क्रीटली, each calendar year or each financial year how it has performed, that will show you consistency. वरना तो क्या है, पिछले 5 साल खराब होंगे, 1 साल बढ़िया जाएगा तो उसका कंपाउंडेड ग्रोथ रेट ऐसे ही चेंज हो जाएगा। ओके, चलो। सो आशीष, अब ना थोड़े स्पेशल टाइप ऑफ फंड्स की बात करते हैं। We've spoken about large cap, flexi cap. You also helped us understand कि एक फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में क्या हो सकता है। हमने मिड कैप्स के बारे में बात करी। So help us understand कि ये स्पेशल सिचुएशन फंड्स क्या होते हैं
एंड ऐसे कौन से इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो अगर हम मार्केट की परफॉर्मेंस देखें तो क्या मार्केट की परफॉर्मेंस जी इन स्पेशल सिचुएशन फंड्स को इम्पैक्ट करती है? सी एक्चुअली नरोदा जी क्या होता है स्पेशल सिचुएशंस फंड, जैसे मैं आपको 3-4 एग्जांपल देता हूँ। देखिए मैंने क्लियरली बताया कि जो जैसे हमारा नॉर्मली एक फ्लेक्सी कैप फंड है, वो जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसको हम लोग उस फ्लेक्सी कैप फंड को हम लोग जैसे मैंने बताया BSE 500 से बेंचमार्क करते हैं और BSE 500 को कुछ मार्जिन से बीट करने की चेष्टा करते हैं उसमें, राइट, दैट इज़ आवर एफर्ट। अब स्पेशल सिचुएशंस फंड्स ये भी एक फ्लेक्सी कैप फंड है, थीमेटिक या सेक्टोरल बायस इसमें बिल्कुल नहीं है। ये स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड भी फ्लेक्सी कैप फंड है, जिसका मतलब कि भाई लगभग हम लोग 30-40% स्मॉल एंड मिड कैप, 50-60% लार्ज कैप या एक मिक्स में रहेंगे, करेक्ट। तो फ्लेक्सी कैप फंड है। बट वाई इज़ इट कॉल्ड स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़? क्योंकि क्या होता है मार्केट में अगर आप देखिएगा अलग अलग समय पे या तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेकर के या किसी इवेंट को लेकर के या किसी सेक्टर को लेकर के या किसी कंपनी के स्पेसिफिक हालात ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से कंपनी का वैल्यूएशन आपको अट्रैक्टिव मिल सकता है। जैसे मैं 3-4 एग्जांपल देता हूँ। अब आप देखिए, जैसे ये कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है बट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। थोड़े समय पहले आपने देखा कि इंडिया में FMCG का अगर आप देखेंगे तो इतनी बड़ी कंपनी है नेस्ले, राइट। आपने 4-5 साल पहले आपने सुना होगा कि नेस्ले के नूडल्स में क्या लेड का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, करीब करीब 17,000 टन का मैगी नूडल्स निकाल के डिस्पोज ऑफ कर दिया गया और उस पर तहकीकात हुई कि भाई इसमें लेड कंटेंट है कि नहीं है। तो जब इस तरीके का बात फैली तो नेस्ले का दाम काफ़ी गिर गया, मेरे ख्याल में 25-30% डाउन हो गया। अब ऐसा जब माहौल होता है तो कोई भी डिसर्निंग इन्वेस्टर है वो ये सोचेगा कि नेस्ले कितनी पुरानी कंपनी है, इंडिया में कितने साल से काम कर रही है, राइट। ये एक इनको सेटबैक मिला है तो ये लोग जो रेगुलेटर्स हैं उसको कितना जल्दी सेटिस्फाई कर पाएंगे, इनकी जगह कोई कॉम्पिटिटर ले लेगा क्या, इनकी ब्रांड रिकॉल कितनी स्ट्रांग है, ये लोग अगर अपना सब ये मामला ठीक करके मार्केट में वापस आएंगे तो चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी क्या, ये जो सेटबैक इनको मिला है क्या ये टेम्पररी है कि क्या ये परमानेंटली इनको अनकॉम्पिटिटिव बना देगा। तो देखिए क्या होता है, कभी जब किसी चीज़ का दाम इतना गिरता है तो किसी कारण से ही गिरता है और वो कारण हमेशा आपकी पसंद के कारण तो होंगे नहीं, लेकिन उन कारणों को आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये जो हुआ है इससे ये निकल के उभर के आएगा कि नहीं आएगा, और उभर के आएगा तो फिर हमको अभी सस्ता मिल रहा है, आगे जाके कितना इसमें फ़ायदा हो सकता है। जैसे आज आप देखिए इंडिया की जो सबसे फेमस सबसे बड़ी से बड़ी बैंक है, जो सबसे मोस्ट रिस्पेक्टेड बैंक है, उसका मर्जर चल रहा है अपनी पेरेंट एंटिटी के साथ। अब जब एक बैंक एक बड़े मॉर्गेज फाइनेंस कंपनी के साथ मर्ज कर रही है तो वो बैंक को इनका पूरा का पूरा बैलेंस शीट हजम करना पड़ेगा, राइट। मतलब पूरी इसकी लायबिलिटी बुक, पूरी इसकी लोन्स, इन्होंने लोन्स कुछ रेट पे दिए हैं, ये लोग लोन किसी और रेट पे देते हैं, ये लोग FDs में पैसा लेते हैं, ये लोग करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में लेते हैं। तो लायबिलिटी एसेट पूरा मर्ज करना, एम्प्लॉयज़ मर्ज करना, तो भाई ये ओवरनाइट तो होएगा नहीं, लगेंगे 2-3 साल, लेकिन उसके वजह से 2-3 साल से शेयर का दाम ही नहीं चल रहा है, करेक्ट। फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कभी कभी क्या होता है कंपनियाँ अच्छी सब अच्छा है लेकिन इंडिया में 2.5 साल से FII की सेलिंग चल रही है, मतलब US के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, चाइना में कुछ हो गया, रशिया में कुछ हो गया, इमर्जिंग मार्केट पिट गए, इमर्जिंग मार्केट पिट गए तो लेना नहीं देना हमारा भी इंडिया में भी माल बिक रहा है। कुछ ऐसे कंपनीज हैं जिसमें FII होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, कंपनी का परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा हो लेकिन FIIs बेच रहे हैं तो भाई जो पोर्टफोलियो में है वही बिकेगा ना, राइट। फिर आप देखिए जैसे थोड़े समय पहले 2019-2020 गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव निकाला, तो कुछ ऐसे कंपनीज थे जो अच्छा कर रहे थे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव आने से और इनको और बिजनेस मिला और इनका फ़ायदा हुआ। सो क्या होता है कि ऑन अ नॉर्मल बेसिस आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी का शेयर का दाम उसके अर्निंग्स और उसके फ्री कैश फ्लो से डिटरमाइन होगा लंबे अरसे में। शॉर्ट टर्म में तो बहुत चीज़ें होती है, लंबे अरसे में अर्निंग्स और फ्री कैश फ्लो से डिटरमाइन होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है मार्केट एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी, कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं जिससे उसकी जो लॉन्ग टर्म वैल्यू है उसके मुकाबले शेयर का जो प्राइस है वो किसी न किसी वजह से इम्पैक्ट हो जाता है
तो शॉर्ट टर्म इवेंट्स की वजह से शेयर प्राइस इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन उसकी लॉन्ग टर्म जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसमें कोई हानि या क्षति नहीं पहुंची, तो आपको सस्ता मिल रहा है। दूसरा ये है कि कंपनी ठीक है, शेयर प्राइस सब नॉर्मल है, फेयरली वैल्यूड, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन सडनली कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है जिससे बहुत कुछ ओपन हो जाता है, तो उसकी ग्रोथ रेट जो है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ही फ्यूचर की चेंज हो जाने वाली है, और आपको रिलेटिव टू फ्यूचर आज ये सस्ता दिख रहा है। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम कंपनीज में, सेक्टर्स में, मार्केट में, जैसे कोविड का आप एग्जांपल लीजिए, थोड़े समय के लिए हम सबको लगा कि भाई अभी हम ही डायनासोर है, इधर सब खत्म हो जाएगा, 10 साल तक वैक्सीन नहीं मिलेगा, राइट? लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना, मार्केट तो बाउंस बैक हो गई। सो कभी कभी कंपनी स्पेसिफिक रीजन, सेक्टर स्पेसिफिक रीजन, इकोनॉमिक रीजन, गवर्नमेंट पॉलिसी, इसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। तो ये एक तरीके से फ्लेक्सी कैप फंड है, लेकिन अगर आप हमारा नॉर्मल फ्लेक्सी कैप फंड को देखेंगे तो BSE 500 और हमारे फ्लेक्सी कैप फंड टॉप होल्डिंग्स में आपको कुछ सिमिलैरिटीज नजर आएंगी, वेटेजेस कम होंगे लेकिन सिमिलैरिटीज। ये भी फ्लेक्सी कैप फंड है, इसका भी BSE 500 बेंचमार्क है, लेकिन टॉप होल्डिंग्स में आपको काफ़ी अलग चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। बेसिकली जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको केटर किया जाता है टू मेक यूज ऑफ द करंट स्टॉक प्राइस, आई वुड से। या जी, okay, so now tell us what are smart beta funds, Ashish. I mean so many people talk about smart beta funds these days, so help us understand कि ये smart beta funds क्या होते हैं और ये एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितने ज़रूरी होते हैं या नहीं ज़रूरी होते हैं। I mean help us understand कि which type of investor should consider investing in a smart beta fund. सो देखिए क्या है, एक आप इस तरीके से देखिए कि जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हैं, राइट, एक है इंडेक्स, मतलब इंडेक्स जो है वो मार्केट का एवरेज है, एंड डेफिनेटली देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट, और ऐसा प्रैक्टिकली देखा भी गया है कि सारे फंड मैनेजर्स सारे समय इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं, चैलेंजेस हैं इसमें, करेक्ट? मतलब फ्रैंकली US में ऐसा ज़्यादा हो रहा है, इन इंडिया हम लोग का जो मार्केट कंस्ट्रक्ट और हमारा जो इवोल्यूशन है वो अभी तक US लेवल का है नहीं, राइट? सो मेरे उसमें कुछ बिलीव्स है, मतलब मैंने पैसिव भी क्रिएट किया है, एक्टिव भी क्रिएट किया है, और मैं स्मार्ट बीटा पे भी काम कर चुका हूँ, तो आई कैन से आई हैव सम एटलीस्ट बैलेंस पर्सपेक्टिव। मेरे लिए धर्म का मामला नहीं है, राइट? बट एनीवे, कमिंग टू योर पॉइंट, क्या है कि एक है इंडेक्स, दूसरा होता है जिसको मैं बोलता हूँ इंडेक्स एग्नोस्टिक, मतलब कि भाई इंडेक्स में क्या है मुझे नहीं पता है, बट मेरे को ये 15 स्टॉक अच्छे लगते हैं, मैं तो वो पकड़ के बैठा हूँ। मोस्ट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है ना, वो लोग का इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं है, वो सब लोग अपने ही पसंद का कुछ कुछ खरीदते रहते हैं, और आमतौर पे लोग इंडेक्स को बीट भी नहीं करते हैं, राइट? बट कई फंड्स भी ऐसे होते हैं जो इंडेक्स एग्नोस्टिक होता है। अगर आप इंडेक्स में तो सब कुछ है, लेकिन आपने 2 सेक्टर के 10 स्टॉक लेके बैठे हैं आप, तो आपका इंडेक्स को, आप या तो इंडेक्स को बहुत ज़्यादा बीट करेंगे, या तो आप इंडेक्स के उस पार कहीं गड्ढे में होंगे, राइट? फिर क्या होता है कि जैसे मैंने बताया हम लोग फ्लेक्सी कैप फंड मैनेज करते हैं, उसको मैं बोलूँगा इंडेक्स अवेयर, मतलब हम लोग पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं भूलते हैं कि भाई हमारा कंपटीशन इंडेक्स से है, तो हम लोगों कैसे इसको, सो हम लोग एक्टिव मैनेजमेंट कर रहे हैं, राइट? नाउ जब मैंने आपको ये भी बताया कि हम लोग एक्टिव मैनेजमेंट जब कर रहे हैं तो अच्छी गवर्नेंस चाहिए, लंबे अरसे में फ्री कैश फ्लो एंड फ्री कैश फ्लो अबाव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, करेक्ट? तो ये हम लोग के टेनेट्स है एक्टिव मैनेजमेंट करने के। अब समझो मैं ऐसा करता हूँ कि भाई यार ये एक्टिव मैनेजमेंट में फंड मैनेजर्स के अपने अपने बहुत बायस है, ये लोग बोलते हैं लेकिन कितना स्ट्रांगली इसको प्रैक्टिस करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं है, तो एक काम करते हैं, इनका पर्सनल जजमेंट हटा देते हैं। अभी आशीष ने बताया ना कि लंबे अरसे के लिए कंपनियां अच्छी गवर्नेंस होना चाहिए, राइट? और ये फ्री कैश फ्लो वगैरह जो भी उसमें गणित मैंने बताया, तो अगर आप ऐसा करेंगे कि भाई चलो इंडेक्स में नहीं डालना है, इंडेक्स को बीट करने की कोशिश करनी है, लेकिन एट द सेम टाइम कोई ह्यूमन बीइंग एज ए फंड मैनेजर या उसके बायसेस भी अपने को नहीं चाहिए, तो इन्होंने जो फॉर्मूला बताया कंपनियां आइडेंटिफाई करने का, उसको आप कोडिफाई कर दो, राइट? एरिथमेटिकली उसका एक क्वांटिटेटिव मॉडल बना दो, एरिथमेटिकली कोडिफाई कर दो, और पोर्टफोलियो में वही आएगा जो ये जैसे आई विल गिव एन एग्जांपल। आपको समझो ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली जो कंपनियां कर्जा नहीं लेती हैं, उनका ग्रोथ रेट, अर्निंग का ग्रोथ रेट 15% से ऊपर है, राइट? गवर्नेंस अच्छा है,
समझो आपके ऐसे 3-4 पैरामीटर है, आपको लगता है कि लंबे अरसे में ये 3-4 पैरामीटर से ही कंपनियां अच्छा करती हैं, और एक तरफ समझो इंडेक्स है, वो समझो निफ्टी है। तो अगर मैं ऐसा करूं कि निफ्टी के ही कंपनीज को, अभी निफ्टी में तो कंपनियों का एक वेटेज है, मैं उसको फॉलो नहीं करता हूँ, निफ्टी को ही बेंचमार्क रखता हूँ, निफ्टी के ही कंपोनेंट्स लेता हूँ, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि भाई अच्छी क्वालिटी का गवर्नेंस, फ्री कैश फ्लो जनरेशन, फलाना फलाना रेट का अर्निंग ग्रोथ, फलाना फलाना रिटर्न ऑन इक्विटी, 3-4 क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स डालता हूँ, और हर कंपनी का असेसमेंट इन क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स पे करता हूँ। फिर उन क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स पे उनका जो स्कोर है उसके अनुसार उसको मैं पॉइंट्स या रैंकिंग देता हूँ। तो निफ्टी की ही कंपनियां, लेकिन निफ्टी में जो उनका वेटेज है उसके बजाय मैंने जो पॉइंट्स डिटरमाइन किए उससे उसका वेटेज मैं करूं, राइट? तो क्या होगा, इंडेक्स इज बीटा। अब मैंने इंडेक्स के ही कंपोनेंट्स का वेटेज चेंज कर दिया बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स जो मुझे लगता है उसको बीट करेंगे। सो ये स्मार्ट बीटा हो गया, राइट? सो स्मार्ट बीटा इज एक्चुअली नॉट अ पैसिव फंड, एक्टिव फंड है, लेकिन इट इज रनिंग ऑन सर्टन कुछ फॉर्मूलाज या कुछ एक बेसिक क्वांटिटेटिव बिलीफ्स या फॉर्मूलाज के ऊपर उसको बनाया गया है। So we can say that this is a formula-driven fund and not a human-driven fund, right? I mean, हाँ, और ऑब्वियसली फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला बनाने के लिए उसके पीछे सबका अपना अपना जजमेंट और एक्सपीरियंस चाहिए। But like you said कि human biases इसमें नहीं रहेंगे। बायसेस नहीं है, जजमेंट लेने का कोई सब्जेक्टिव असेसमेंट या जजमेंट लेने का कोई स्कोप नहीं है। वंडरफुल। सो आशीष, अब थोड़ा स्टेप अप एसआईपी के बारे में बात करते हैं कि क्या ये बेटर है कि एक इन्वेस्टर स्टेप अप एसआईपी के लिए ऑप्ट करे, या फिर मान लीजिए नई एसआईपी शुरू करे एवरी टाइम ही और शी गेट्स अ सैलरी हाइक। आई मीन, ऐसा कोई थंब रूल है दैट वी कैन से कि सो फर्स्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड स्टेप अप एसआईपी वर्सेस स्टार्टिंग अ न्यू एसआईपी एवरी टाइम यू गेट अ हाइक, एंड सेकेंड कि अगर मान लीजिए मुझे ये डिसाइड करना है कि मेरा एसआईपी अमाउंट कितना होना चाहिए, तो क्या उसके लिए कोई थंब रूल है जो इन्वेस्टर्स फॉलो कर सकते हैं? देखिए, एक्चुअली 2-3 चीज़ें। फर्स्ट इज दैट स्टेप अप एसआईपी जरूर करना चाहिए। जैसे टॉप अप, कोई फंड हाउसेस उसको टॉप अप एसआईपी बोलते हैं, कोई स्टेप अप एसआईपी बोलते हैं, वो बोथ आर द सेम। बेसिकली अगर आज मैंने 10,000 रुपये की एसआईपी रजिस्टर की है आने वाले 5 साल के लिए, तो वो तो 10,000 की एसआईपी मेरे अकाउंट से डेबिट होती रहेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई आपके खर्चे कम हो जाते हैं या कहीं आपकी आमदनी बढ़ जाती है, तो जब आपकी सेविंग करने की कैपेसिटी बढ़ती है, राइट, मतलब 5 साल पहले किसी की तनख्वाह समझो 8 लाख रुपए थी, 6 लाख रुपए थी, आज उनकी तनख्वाह हो गई समझो 15 लाख, एसआईपी वही चल रही है 5,000 की। तो क्या है कि आपके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और आपके जो एस्पिरेशंस होते हैं, आपकी जो इनकम होती है और आपके अल्टीमेटली जो गोल्स होते हैं वर्सेस आप क्या एसआईपी चला रहे हो, उसका मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं है, राइट? तो स्टेप अप एसआईपी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट दी अल्टीमेटली आपके माइंड में वो एक डिसिप्लिन बनाता है। देखिए, ऐसा जैसा आपने बताया, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, नहीं अभी ये एसआईपी ठीक है, देखेंगे आगे जा कर के बढ़ाना होगा तो दूसरी एक एसआईपी कर देंगे। मुझे लग रहा है कि देयर आर चांसेस कि वो होगा नहीं, क्योंकि मैं आज तक कभी किसी को नहीं मिला हूँ जो सुबह उठ के ऐसा बोलता है कि भाई चलो आज सुबह उठ के मैंने एसआईपी करना है। वो तो आपके टीम, आपका यहाँ पे कंपनी में कोई एचआर में वो बोलता है भाई टैक्स सेविंग कर दो, आपको बार बार वार्निंग और आपको बार बार रिमाइंडर भेजा जाता है, या आपके कोई चार्टर्ड अकाउंट है बोलेंगे भाई कितना टैक्स भर रहे हो, कम से कम कुछ टैक्स प्लान ही कर दो, राइट? या कहीं आपने कुछ पढ़ लिया या आपके किसी दोस्त ने लंच टेबल पे, एक बार मैंने रिसर्च किया था, वो ऐसा बताता था कि लोग जो भी सेव करते हैं ना, जो लोग ऑफिस में जिसके साथ लंच करते हैं उसकी बात करके करते हैं, या एचआर के जो लेटर्स आते हैं ना टैक्स बचाने के लिए, उसके लिए ऐसे सब चीज़ों को देख करके लोग सेविंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं। तो क्या है कि कभी तो मुहूर्त निकलेगा तब आप एक एसआईपी रजिस्टर करोगे, फिर अगला मुहूर्त कब निकलेगा आपको पता नहीं है। सो बेटर यही है कि आप हर साल के एंड में एक 10% स्टेप अप या 2-3 हज़ार रुपये का स्टेप अप ऐसा कुछ करके कर दो, कम से कम डिसिप्लिन रहेगा आपके ऊपर। और अल्टीमेटली हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हमारे गोल्स और वगैरह अचीव करने के लिए हमको स्टेप अप करना ज़रूरी है ही। मतलब अगर आज मैं 10,000 पर मंथ सेव कर रहा हूँ और अगर मेरा ऐसा प्लान है कि ज़िंदगी भर में 10,000 पर मंथ सेव करूँगा तो कुछ नहीं होने वाला है, करेक्ट? वो तो ज़रूरी है कि आपको इंक्रीज करना है। सो स्टेप अप रजिस्टर करने से क्या है, डिसिप्लिन रहता है। तो आई थिंक इट इज़ अ मस्ट
सबने वैसे ही करना चाहिए। फिर मुहूर्त निकालेंगे, फिर एक SIP रजिस्टर करेंगे, ऐसा मेरे को नहीं लगता है होता है। एंड ऐसा कोई थंब रूल टू डिसाइड द SIP मिनिमम, आई मीन SIP अमाउंट की मेरे कितना SIP अमाउंट से मुझे शुरू करना चाहिए? एनी थंब रूल? दो तीन चीज़ें हैं आई थिंक। एक तो ये है कि भाई अर्निंग कितनी है, सेकंड ये है कि एक्सपेंस कितने हैं, राइट। अब सब कुछ अगर सही सही चल रहा है तो अर्निंग एक्सपेंस से थोड़ी ज़्यादा ही होगी, करेक्ट। सेकंड थिंग इज कि भाई एक्सपेंस जो है वो आप ऐसे नहीं बोल सकते ना कि भाई सेविंग जीरो होएगा तो चलेगा, लेकिन एक्सपेंस तो इतना करना ही करना है, करेक्ट। सो अल्टीमेटली आई थिंक दैट जितना पॉसिबल है, देखिए एक्सपेंस में भी सबको एनालाइज करना चाहिए कि कितना एक्सपेंस मैंडेटरी है और कितना डिस्क्रेशनरी है, राइट, और कितना अय्याशी वाला है। मतलब सबको पूरा देखना ही, अपना अपना एनालिसिस सबको करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा कोट इस पे वॉरेन बफेट को किया जाता है। उन्होंने बोला कि भाई जो वो तो ऐसा बोलते हैं कि भाई जो मैंने बोला वो गलत ही है कि भाई इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग वाला गणित ही गलत है। ही सेज दैट इनकम माइनस सेविंग, जो बचेगा वो एक्सपेंस होना चाहिए। वो मतलब ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो हम लोग को ज़्यादा प्रीच नहीं करना चाहिए और प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। सो आई थिंक दैट एवरीबडी हैज़ टू एंश्योर दैट दे आर सेविंग समथिंग, एंड हर साल उसको रिव्यू करना चाहिए कि भाई अब सेविंग करने की कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए। So now tell us, where does Ashish Somaiya invest his money? What are your favorite categories of mutual funds? या फिर आपके आपका पोर्टफोलियो कैसा दिखता है आशीष? सो मैं एक्चुअली मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर नहीं बोलूँगा, आई एम अ वेरी रिस्क टेकिंग काइंड ऑफ इन्वेस्टर। तो मैं कंजर्वेटिव भी नहीं हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को डिसिप्लिन भी नहीं मानता हूँ, बट क्योंकि मैं इंडस्ट्री से हूँ तो ठीक ही किया है मैंने। बट आई वुड से कि अगर जैसा आपने मुझे मिड कैप के बारे में जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा डेटा के साथ और सबसे ज़्यादा विस्तार में जवाब मैंने आपको मिड कैप के बारे में दिया, क्योंकि वो मेरा बिलीफ भी है। आई थिंक दैट लंबे अरसे में कंसिस्टेंटली मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना और SIPs में मिड कैप फंड्स में करना, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट हमारे जो डोमेस्टिक इंडिया का जो कॉन्स्ट्रक्ट है या कॉन्टेक्स्ट है, इसमें दैट वुड गिव दी बेस्ट आउटकम्स टू पीपल ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और मैं पर्सनली वाइट ओक के फंड्स में मतलब हमारा तो रूल है, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो रेगुलेटरी रूल है कि हमारी जितनी तनख्वाह होती है उसमें से टैक्स जो कटता है वो तो TDS के माध्यम से जमा हो जाता है, लेकिन जो पोस्ट टैक्स इनकम है उसमें से 20% हमको कंपलसरी है अपने फंड्स में इन्वेस्ट करना। दूसरा, हमारी कंपनी की भी पॉलिसी है कि हम लोग वाइट ओक के ही फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, बाहर नहीं इन्वेस्ट करते हैं। सो दैट इज़ हाउ इट इज़, बट या माय फेवरेट इज़ टू इन्वेस्ट इन मिड कैप। हाँ, सो जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन फॉर यू आशीष, इतने सालों में आपकी क्या लर्निंग्स रही हैं फ्रॉम द इक्विटी मार्केट? सो फिलोसॉफिकल है, मतलब साउंड करेगा फिलोसॉफिकल, बट आई थिंक लर्निंग्स है तो मेरे को सच में बोलना पड़ेगा। आई नो आपके लिसनर्स काफ़ी मतलब मेरे हाफ एज के होंगे शायद, तो उन लोगों को लगेगा कि क्या आदमी फिलोसॉफिकल बोल रहा है, बट इन रियलिटी देखिए आप समझिए कि स्टॉक मार्केट में फिलोसॉफी और ये सब क्यों रेलेवेंट है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इकोनॉमिक्स, नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स की वजह से जाना जाता है, और पिछले 10-15 साल में या 20 साल में नोबेल प्राइज़ जो है इकोनॉमिक्स का वो 2 बार ऐसे लोगों को दिया गया है जो ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करते हैं, करेक्ट। तो हमको जो इकोनॉमिक्स सिखाया गया उसमें ऐसा बोला गया है कि ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल एंड लॉजिकल। ये एक अजम्पशन होता है ना हम लोग को जो इकोनॉमिक्स सिखाया उसमें। लेकिन पिछले 20 साल में नोबेल प्राइज़ ये बताने के लिए दिया गया है कि भाई ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट रैशनल एंड लॉजिकल, ह्यूमन बीइंग्स आर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल, करेक्ट। तो इसीलिए जो मेरा लर्निंग्स है वो भी ह्यूमन बिहेवियर को लेकर के है। और मैंने आपको बताया भी कि देखिए क्या होता है, इंसान गलती कब करता है इन्वेस्टमेंट में, मतलब लाइफ में भी होता है, बिजनेस में भी होता है, बट अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इंसान गलती तब करता है जब वो इमोशनली रिएक्ट करता है। और हम सब लोग इमोशनली कब रिएक्ट करते हैं? जब हमको कोई सिचुएशन को एक्सपोज किया जाता है जो अपने कंफर्ट के बाहर है या एक एक्सट्रीम सिचुएशन है।
करेक्ट. सो 2 चीज़ें ध्यान रखना है. एक चीज़, गलती तब होती है जब इमोशन आता है. इमोशन कब आता है? जब एक्सट्रीम सिचुएशन को एक्सपोज किया जाता है. तो मेरा लर्निंग यही है कि इन्वेस्टमेंट में ना अपने आप को या अपने क्लाइंट्स को एक्सट्रीम को एक्सपोज नहीं करना चाहिए. देखिए, लास्ट एग्जांपल आप जैसे रोलर कोस्टर पे आप गए होंगे. जब आप एक रोलर कोस्टर पे जाते हैं तो नम्रता जी, आप सोचिए कि रोलर कोस्टर जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको कैसा फील होता है, आपके क्या इमोशन होते हैं, राइट? इट्स गोइंग हायर एंड हायर. ठंडी हवा चल रही है, आपको शायद पूरा शहर दिख रहा है. ये राइड से निकल के आप दूसरे राइड में कहाँ जाएंगे, कहाँ पे खाएंगे, लोग क्या कर रहे हैं. अगर आप हांगकांग के डिज्नी में हैं तो पूरा दरिया दिखेगा आपको, राइट? सो हाईएस्ट पॉइंट पे आपका क्या इमोशन होता है? Pretty good, right? You're feeling positive. Yeah, you're excited. Yeah, excited. Right? आपको लगता है क्या what a beautiful world. उसके बाद क्या होता है? एकदम से आप नीचे आते हैं. नीचे आते हैं, right? Straight So down. when you're most excited, उसके बाद नीचे ही आना है. अब जब नीचे आते हैं तब आपका क्या इमोशन या सेंटिमेंट होता है? You know, you're telling your सबसे ज्यादा fear ही होता है partner और husband और wife, you are telling कि भाई क्यों लेके आए मेरे को यहाँ पे, right? Yeah. मैं तो पहले ही बोलता मेरे को रोलर कोस्टर में जाना ही नहीं है, आप फोर्स करके लेके आए. अब ये कब रुके, कब खोल के मैं निकलूँ यहाँ से, राइट? अपन ही पैसा दे रहे हैं और अपने को तकलीफ हो रही है, राइट? ये क्या, इसको कोई एंजॉयमेंट थोड़ी ही है. इट्स अ टॉर्चर. ये बंद हो तो निकलूँ मैं यहाँ से. एक बार तो आपको ऐसा लगता है कि भाई अभी ज़मीन में धंस जाएगा, राइट? जब आपको लगता है कि भाई ये कब ख़त्म होगा और कब मैं निकलूँ यहाँ से, उसके बाद क्या होता है? So I think it just normalizes, right? उसके बाद It again starts to. Yeah. So what I was trying to say is that your most extreme emotions come when you're exposed to those extremes. And that is when you are most prone to making some emotional decision which in the investment world is actually going to be a mistake. जैसे मार्च 2020 में सबको लगा अभी हम लोग के डायनासोर है, दुनिया खत्म होने वाली है, मार्केट 40% डाउन हो गया. उसका 18 महीने बाद लोगों को लगा अभी तो हमारा अमृत काल होने वाला है, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता है. सो लर्निंग क्या है कि जब मार्च 2020 वाला माहौल आता है ना, जब सबको लगता है कि हम लोग ही डायनासोर है, दुनिया खत्म होने वाली है, तो माइंड में एक खिड़की कहीं खुला होना चाहिए कि भाई अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग्स डिड नॉट गो एक्सटिंक्ट फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. ह्यूमन बीइंग्स आर एंटरप्रेन्योरियल, दे आर सर्वाइवर्स. कुछ ना कुछ निकलेगा इसमें से. और जब हाईएस्ट पॉइंट पे आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारा अमृत काल आ गया, तभी भी माइंड में खिड़की खुला होना चाहिए कि भाई अमृत काल आएगा लेकिन कल सुबह थोड़ी आने वाला है, राइट? सो आई थिंक ये जो मैंने बोला उसमें 3-4 चीज़ें हैं. नॉट टू एक्सपोज टू एक्सट्रीम्स, नॉट टू टेक इमोशनल डिसीजंस, डोंट बी डिटर्मिनेट, बी ओपन माइंडेड, बी प्रोबेबिलिस्टिक. सब कुछ ब्लैक या वाइट नहीं होता है, दुनिया ग्रे होती है, राइट? समथिंग लाइक दैट. सो ग्रे इज माई फेवरेट कलर, दैट इज द पॉइंट. Wonderful. So any book recommendations, Ashish, for our viewers? ऐसी कोई भी बुक जो आपकी फेवरेट है? हाँ, सो जो मैंने बोला उसके रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स में, इन्वेस्टमेंट्स में बिहेवियर के ऊपर काफ़ी बुक्स हैं, राइट? बट जैसे एक बुक है प्रेडिक्टेबली इरैशनल, इट इज़ रिटन बाय डैन एरियली, राइट? फिर एक बुक है कॉल्ड एल्केमी विच इज़ रिटन बाय रोरी सदरलैंड. वो नेसेसरली इन्वेस्टिंग पे नहीं है, बट ये सब बुक्स थिंकिंग पे है. जो मैंने साइकोलॉजी अभी मतलब पिछले 3-4 मिनट में जो मैंने आपको जिस्ट दिया, यू लर्न दोज थिंग्स फ्रॉम दीज काइंड ऑफ बुक्स. अगर इन्वेस्टिंग पे है तो जैसे माय फेवरेट बुक इज इन्वेस्टिंग द लास्ट लिबरल आर्ट बाय रॉजर हैग्स्ट्रॉम. फिर अगर आप बिजनेस पे देखें तो देयर इज अ बुक कॉल्ड हेलो इफेक्ट व्हिच इज रिटन बाय फिल रोजेंसवीक. तो ये मतलब जो टॉप ऑफ माइंड है, मतलब आई लव रीडिंग, बट जो टॉप ऑफ माइंड है वो मैंने बताया आपको. थैंक यू सो मच आशीष. आई थिंक वी हैड सम वंडरफुल आंसर्स टुडे और आपने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम. आई डू होप हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला हो इस एपिसोड में, क्योंकि हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस वी गॉट इन दिस एपिसोड. सो थैंक यू सो मच आशीष, एंड वी होप टू गेट यू बैक सून. थैंक यू. Thanks for having me. Thank you. Wow, what a wonderful conversation with Mr. Ashish. I'm sure आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, and I'm sure you guys are waiting for the next one. तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने मिस्टर आशीष के साथ ये डिस्कस किया कि वाइटो कैपिटल म्यूचुअल फंड की एक स्टडी के हिसाब से अगर मिड कैप फंड में SIP की जाए तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं. तो मिस्टर आशीष सेज कि जो मिड कैप कंपनीज होती हैं
वो एक इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, बिकॉज ये कंपनीज जो हैं कुछ सेक्टर्स में लीडर्स हो सकती हैं, तो चाहे वो अपैरल्स हो, एयर कंडीशनर्स हो, या फिर किचन अप्लायंसेस हो, वाइट गुड्स हो, एक्सेट्रा। तो ही सेज कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज होती हैं एंड दे आर वेरी वाइटल फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। और इसीलिए अगर आप एज पर मिस्टर आशीष, अगर आप एक मिड कैप फंड में SIP करते हैं तो लंबे समय में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। फिर हमने मिस्टर आशीष से पूछा कि एट वाइटो कैपिटल म्यूचुअल फंड वो अपने फ्लेक्सी कैप फंड के लिए स्टॉक्स कैसे पिक करते हैं। तो मिस्टर आशीष सेज कि जो वाइटो कैपिटल म्यूचुअल फंड का फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें 50% होल्डिंग स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स की है। ही सेज कि जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो इसी इंटेंशन से किया जाता है कि वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करे, और फ्लेक्सी कैप फंड में भी यही सिमिलर स्ट्रैटेजी फॉलो की जाती है, और जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया जाता है दैट इज कंस्ट्रक्टेड टू बीट द बेंचमार्क इंडेक्स। ही सेज कि वो ऐसी कंपनीज को देखते हैं जिसका अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है एंड डिसेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है, एंड एक्सट्रीम्स को चेज करने की बजाय वो ऐसी कंपनीज देखते हैं जो कंसिस्टेंट रिटर्न्स देती हैं। फिर हमने मिस्टर आशीष से पूछा कि जो फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने पोर्टफोलियो के लिए म्यूचुअल फंड्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर आशीष सेज कि अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानकारी है तो आप ऐसे फंड्स के साथ शुरुआत कर सकते हैं जो एक ब्रॉड बेस्ड मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। आप हाइब्रिड फंड से भी शुरू कर सकते हैं, लाइक अ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ही आल्सो सेज यू कुड आल्सो लुक एट लार्ज कैप फंड्स एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स इफ यू आर लुकिंग एट फुल इक्विटी। ही आल्सो सेज कि आप मिड कैप फंड्स में अपनी SIPs भी चालू कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। ही सेज कि आइडियली जो भी आपका फंड है वो जो अंडरलाइंग बेंचमार्क इंडेक्स है उसको बीट करना चाहिए, और अगर ये फंड ऐसा नहीं कर रहा है then it's time to exit the investment। फिर हमने मिस्टर आशीष के साथ स्पेशल सिचुएशन फंड्स या फिर स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में डिस्कस किया, एंड मिस्टर आशीष सेज कि ये फंड्स बेसिकली फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं। तो ये फंड्स जो है ऐसी अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करते हैं विच अराइज आउट ऑफ सिचुएशंस और स्पेशल सिचुएशंस, जैसे कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग या फिर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज, या ऐसा कोई ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट जिसकी वजह से ये कंपनीज काफी अट्रैक्टिव बाय बन जाती हैं। तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से एक फंड को अपॉर्चुनिटी मिलती है टू जनरेट बेटर रिटर्न्स ओवर द लॉन्ग टर्म। फिर हमने मिस्टर आशीष से थोड़ा स्टेप अप SIP के बारे में डिस्कस किया। मिस्टर आशीष सेज कि जो स्टेप अप SIP होती है वो एक बहुत अच्छा तरीका होता है जिससे आप एक डिसिप्लिन मैनर में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा सकते हैं विद इंक्रीज इन योर इनकम। तो ये बेसिकली एक इन्वेस्टर को एनकरेज करती है टू स्टे इन्वेस्टेड इन अ डिसिप्लिन मैनर। ही सेज कि जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है इन टर्म्स ऑफ SIPs वो डिपेंड करता है आपकी अर्निंग्स और आपके खर्चों के ऊपर। फिर हमने मिस्टर आशीष से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम द इक्विटी स्पेस, एंड मिस्टर आशीष सेज कि सबसे पहले यू शुड स्टे इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस, और जब स्टॉक मार्केट क्रैश हो तो डरना नहीं चाहिए। ही सेज कि जब म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न्स को चेज मत करिए। सो दैट वाज अबाउट इट इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड। आई डू होप you guys had an amazing learning experience. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, and I'll see you next week. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.